नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कहानी संचयन पुस्तक से कहानी विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से पाठ 5 कहानी संचयन पुस्तक में आपका पाठ 5 है, जिसमें कहानी नशा और कहानीकार जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारे जी। प्यारे विद्यार्थियों, मन्नू भंडारे जी की ये कहानी हमने विगत वीडियो में कुछ पृष्ठ हैं इसके पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये पृष्ठ संख्या अब हम लेते हैं 63 से, ठीक है। पृष्ठ 63 से हम लेते हैं आगे, 62 से आगे है, 63 से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इस कहानी में मुख्य पात्र प्यारे विद्यार्थियों आनंदी है। आनंदी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। आनंदी वो शंकर की पत्नी है। विगत वीडियो में हमने पढ़ा कितनी ये संघर्षरत है और कितनी पारिवारिक जीवन में बड़ी दुखी है और आदर्श भारतीय नारी भी है। शंकर आनंदी का पति है प्यारे विद्यार्थियों और शराबी है, और जब उसको शराब के पैसे नहीं मिलते तो वह आनंदी के साथ मारपीट भी करता है और उसके कमाए हुए पैसे से शराब पी जाता है। अकर्मण्य व्यक्ति कोई काम नहीं करता, अत्याचारी भी है, अत्याचार करता है आनंदी पर। किष्णु शंकर का आनंदी का बेटा है और वह जो 12 वर्ष पहले जब 12-14 वर्ष का था तो उस समय वह रूठ करके चला गया था अपने पिता के कारण, और जब वह 12 वर्ष के बाद में जब आया तो वह शादीशुदा भी था, अच्छे उसके शहर में उसका अच्छा मकान भी था और कपड़े का कार्य भी, कपड़े का जो व्यापारी है वो भी था। तो इस प्रकार से वह शंकर का जो बेटा है किष्णु, वह आकर के अपनी माँ को आनंदी को लेकर के शहर चला जाता है और उसके बाद में फिर जो आनंदी को बहुत अच्छी तरीके से वह रखता है, परंतु जो आनंदी का मन अपने पति के लिए तड़पता रहता है। भले ही वह उसका शराबी पति क्यों न हो, उसके मन में बार बार अपने पति का स्मरण है वो हो आता था। जब वह भोजन करने बैठती तो उसको याद आता कि वह उसका पति शंकर है, वो अधपकी अधजली रोटियां खाने में लगा हुआ होगा, वह शराब के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, कैसे वो शराब पिएगा। तो इस प्रकार की चिंता वो करती रहती है। वो भारतीय नारी होने के कारण वह अपने पति को जो है सब कुछ समझती है और इसके लिए वह वहाँ का जो जीवन है वो रास नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य उसकी किष्णु की बहू भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है अपनी सास के साथ, आनंदी के साथ, लेकिन रह करके वो जो है आनंदी के मन में शंकर की याद वो आती रहती है। तो इसी की बात को हम आगे और बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पृष्ठ संख्या 63 से हम पढ़ते हैं भाई, ठीक है। 62 में जो है किष्णु को उसकी पत्नी है वो खाना खिलाती है, तो वह कहता है कि इतनी खाने की भी हद होती है, मुझे तो खिला कर ये मोटा कर देगी। तो इस प्रकार से उस समय उसकी माँ आनंदी है वो कहती है कि अभी जवानी में नहीं खाएगा तो कब खाएगा, ठीक है। तो फिर वो ऐसा कहती है कि कौन ऐसी औरत होगी जो अपने स्वाग का जो है ख्याल न रखती होगी। और ये जैसे ही उसने बात कही तो उसे अपना आदमी यानी अपने पति शंकर की याद आ गई और बाकी बातें उसके गले में ही अटक गई। आज ये क्या हो रहा है माँ, ये बात कौन कह रहा है, किष्णु। आज ये क्या हो रहा है माँ। तो 63 नंबर पृष्ठ से बाबा आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई, सिटपटाते हुए आनंदी ने कहा। आनंदी ने अपनी बात को टालने के लिए क्या कहा किष्णु से कि कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई, सिटपटाते हुए आनंदी ने कहा, बात को टालते हुए कहा, तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारी बहू सिलाई जानती है। किष्णु कहता है कि तुम ये सिलाई का कार्य बहू से करवा लिया करो, बहू तुम्हारी सिलाई करना जानती है। तो आनंदी क्या कहती है, मेरी सिलाई नहीं है बेटा, पड़ोसियों की ले आई हूँ। मेरी सिलाई का कार्य नहीं है, पड़ोसियों के यहाँ से लेकर के आई हूँ। सारे दिन खाली बैठे बैठे उब जाती हूँ ना, इसी से सोचा कि थोड़ा इससे मैं समय जो है पास कर लूँगी, एक तरह से टाइम पास कर लूँगी एक, और खाली बैठे बैठे रहती हूँ, उब जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पड़ोसी से कुछ सिलाई का कार्य लेकर के आऊँ और थोड़े पैसे भी हो जाएंगे, काम का काम। ओहो ये बात है, भले लोग हैं,
चली जाया करो, इधर उधर चली जाया करो। ओहो ये बात है, अच्छा अच्छा, भले लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग, पड़ोसी लोग बड़े भले हैं, चली जाया करो उधर। दिन में चली जाती हूँ, दिन में चली जाती है, बात कौन करी? आनंदी। किससे? कृष्णु से, कि दिन में चली जाती हूँ। आते जाते कृष्णु पूछता ही रहता, जब घर आता तो माँ से ज़रूर पूछता, माँ कैसी हो, क्या चाहिए, ये सब बहुत ख्याल रखता था अपने माँ का। माँ को चाहिए तो नहीं, कि माँ को चाहिए तो नहीं, बोल देना मुझे। माँ तुम कभी घूमने फिरने भी चली जाया करो, माँ तुम्हारा मन तो लग जाता है ना, कि माँ तुम घूमने फिरने भी कभी कभी जाया करो, और तुम्हारा मन माँ पता नहीं लगा है कि नहीं लगा, माँ तुम्हारा मन तो लग गया है ना। ये कह रहा है उसका बेटा कृष्णु। बहू दिन में 10 चक्कर लगाती, अम्मा जी ये खा लीजिए, और बहू भी बड़ी अच्छी थी, और वह बार बार आनंदी को पूछती रहती कि अम्मा जी क्या खाना है, क्या लेकर आऊँ, क्या बनाऊँ, इस तरह से बार बार पूछती रहती थी। तो अम्मा जी ये खा लीजिए, अम्मा आज क्या तरकारी बनाऊँ, कि बताओ सब्जी में आज क्या बनाना है। कितने अच्छी मनोहार वो करती थी उसकी बहू। लाओ अम्मा तुम्हारे सिर में तेल डाल दूँ, लाओ अम्मा तुम्हारे सिर में तेल डाल दूँ, तेल लगा दूँ, बाल बना दूँ, इस प्रकार से बहुत सेवा करती थी। आजकल आनंदी सारे दिन सिलाई करती है, पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई लेकर के आई है, पड़ोसियों के घर में शादी है, इसीलिए वहाँ से खूब कपड़े लेकर के आई है सिलाई करने के लिए, सोचा खूब सारे पैसे हो जाएं। बहू सोचती है चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है, लेकिन वो कुछ और कारण से सिलाई लेकर के आई है। देखेंगे आगे कहानी में प्यारे विद्यार्थियों। बहू सोचती है चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है। अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना सीखा। अम्मा ने, जो आनंदी है, उसने बड़ी लगन से अपनी बहू से क्रोशिया होता है जो कपड़े की बुनाई के लिए काम आता है, तो उससे बेल बनाना सीखा। आनंदी की लिच्ची जैसी गिच आंखें और महीन धागे का फंदा आंखों पर जोड़ पड़ता, पर वह छोड़ती नहीं थी। आनंदी की लिच्ची की सी आंखें थी, और वह गिच आंखों से महीन धागों को आंखों से ऐसे देखती रहती थी, आंखों पर जोड़ पड़ता रहता था, फिर भी वह उसको छोड़ती नहीं थी, और इस प्रकार से क्रोशिया से बेल बनाना भी वो सीख गई। रात में देर रात तक आंखें गड़ाए वे क्रोशिया चलाते देख एक दिन कृष्णु बोला, रात में भी काफ़ी देर तक वह जो सिलाई का कार्य करती थी, क्रोशिया से बुनती रहती थी, तो उसको एक दिन ऐसा देख करके कृष्णु बोला, माँ छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेगारी लेकर बैठ गई पड़ोसियों की, तुम तो छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, ये तुम तो बेगारी में लेकर के बैठ गई पड़ोसियों की। अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी है, ये जो सब काम करे, इतना महीन काम तुम्हारी आंखों से कैसे होगा, ये सब रहने दीजिएगा। तो आनंदी ने उठकर रख दिया और बत्ती बुझाकर सो गई। जैसे बेटे ने कहा तो फिर आनंदी उठ करके उस क्रोशिया को, उस बुनाई को रख दिया और बत्ती बुझा करके सो गई। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो गए, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से कहानी का मार्मिक प्रसंग आ रहा है कि जब आधी रात के करीब जब सब सो गए तो वह फिर उठी। कौन? आनंदी। दरवाज़ा बंद किया और बत्ती जलाकर बुनने बैठ गई। आधी रात को नींद नहीं आई और उठ करके बत्ती जला करके जब सब सो गए, यानी उसका बेटा और बहू सब सो गए, तब वह बत्ती जला करके अपने कमरे में को बंद करके बैठ गई और बुनने लगी, और अंगुलियां उसकी जकड़ रही थी और वह बुनती रही। धीरे धीरे फंदे से फंदे निकलता रहा, क्रोशिया में फंदे से फंदा वो निकलता रहा। दूसरे दिन आनंदी को मामूली सी हरारत हो गई। हरारत में न बुखार, थोड़ी सी उसको वेदना हुई, बुखार हुई, तो आनंदी को मामूली सी हरारत हो गई। आनंदी बुखार में भी बराबर काम करने की आदी थी, क्योंकि बेचारी घर में इतनी दुखी थी और उस समय बुखार होने पर भी उसको काम करना पड़ता था। शंकर उसको पीटता था, अत्याचार करता था, तो इसलिए उसको आदत थी बुखार में भी काम करने की। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ बड़ा मार्मिक है जो प्रसंग आ रहा है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए कि बुखार, आनंदी बुखार में बराबर काम करने की आदी थी, पर कृष्णु और बहू ने उसे सुला दिया कि नहीं 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 करना है माँ काम, सो जाओ, आराम करो। तो इस प्रकार से उसको सुला दिया। कृष्णु नाराज़ भी हुआ। इस तरह सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी भला? कृष्णु नाराज़ होकर के बोला कि मैं हूँ ना कमाने वाला, फिर क्यों करती है माँ तुम ये सिलाई बुनाई करने की, क्या ज़रूरत है तुम्हें? बैठे बिठाए बुखार बुला लिया ना, बिना मतलब बुखार हो गया तुम्हारे, क्यों इतना कठिन काम करती हो? इस प्रकार से कृष्ण नाराज़ होकर के ये बात उससे कहता है। मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे बीमार बना दिया। बेचारी आनंदी कहने लगी कि मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बीमार बना दिया। अच्छा तुम बिस्तर से मत उठो,
देखो माँ को उठने मत देना, आऊँगा तो दवा लेते आऊँगा। ये बात कौन कह रहा है? किष्णु। किससे कह रहा है? अपनी बहू से, अपनी पत्नी से कह रहा है कि अच्छा अब अपनी माँ से और बहू से कह रहा है ये बात कि अच्छा तुम बिस्तर में से मत उठो। अपनी माँ को कह रहा है कि बिस्तर से मत उठो। और फिर आगे वो अपनी पत्नी से कह रहा है देखो माँ को उठने मत देना, आऊँगा तो दवा लेते आऊँगा। देवी देवता जैसे हैं उसके बेटे बहू। उसको लगने लगा कि मेरे बेटा बेटी देवी देवता से हैं, कितना ख्याल रखते हैं उसका। जाने कौन सा पुण्य किया था उसने जो उसका बुढ़ापा सुधर गया। उसने मन ही मन किया, मन ही मन विचार किया आनंदिनी की, देखो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, जाने कौन से जन्म का कौन सा पुण्य मैंने किया था, उससे बुढ़ापा उसका सुधर गया। एक ठंडी सांस उसके कलेजे से निकल गई, संतोष की या विषाद की पता नहीं। संतोष की वो सांस थी या फिर विषाद की थी, दुख की थी, वह स्वयं नहीं समझ पा रही थी। रह रह करके कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थी, उनको अपने पति की याद आ रही थी। किष्णु दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठी अपनी अकड़ी हुई अंगुलियों को देख रही थी, क्योंकि बुनाई करते करते उसकी अंगुलियां अकड़ चुकी थी। बुनाई करते करते उसकी अंगुलियां अकड़ी हुई थी। तो किष्णु दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठी हुई थी, अपनी अकड़ी हुई अंगुलियों को देख रही थी। जब तक हाथ चलते रहे कुछ पता नहीं लगा था, पर अब तो ज़रा सा हिलने पर भी दर्द होता है, क्योंकि जब तक बुनाई का काम बहुत ज़्यादा कर लिया, इसी कारण जब काम किया तब तक तो पता नहीं चला। जैसे उसने काम छोड़ा और बुखार हो गई, अब अंगुलियों में थोड़ा सा हिलने पर भी दर्द होता है। किष्णु को देखते ही उसने हाथ चादर के नीचे ढक लिए कि पता नहीं चले अपने बेटे को, नहीं तो बेटा और कहेगा कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से उसने अपने हाथ छुपा लिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? तो अब किष्णु अपनी माँ से क्या बोलता है कि क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? और आनंदी के पास बैठकर उसने उसका हाथ खींच करके बाहर निकाला कि देखने के लिए, बुखार देखने के लिए किष्णु ने उसका हाथ बाहर निकाला। आनंदी दर्द को पी गई, क्योंकि जैसे हाथ लगाया उसकी अंगुलियां दर्द के मारे बहुत वेदना से पीड़ित हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। आनंदी दर्द को पी गई। बुखार तो इस समय नहीं लगता, बुखार तो उस समय नहीं लगता। पत्नी को पुकारते हुए किष्णु बोला, अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। अपनी पत्नी से कहा उसने, किष्णु ने, कि जरा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। और फिर जेब से पुड़िया और शीशी निकालने लगा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लिए वे घुसा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का, यहाँ बहुत मार्मिक बात है प्यारे विद्यार्थियों, पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लिए वे घुसा। नानी जी, अम्मा ने ये रसीद भेजी है और कहा है कि देख लीजिए, पूरे 20 रुपये भेज दिए हैं। जोर से आकर के क्या बोला उस लड़के ने कि नानी जी, अम्मा ने रसीद भेजी है और कहा है देख लीजिए, पूरे 20 रुपये भेज दिए। मनी ऑर्डर किया था किसने? आनंदी ने। किसके ज़रिए? पड़ोसियों के ज़रिए। किसको? अपने पति शंकर को, अपने गांव 20 रुपये उसने भेजे आज, क्योंकि बहुत बुनाई काम करके, कठिन कार्य करके 20 रुपये इकट्ठे किए हैं पड़ोसियों से काम कर करके सिलाई का। और वह उसके मन में वही शंकर है वो आ रहा है उसके भीतर मन के अंदर, और वह सोचती है कि कहीं वह भूखा मर जाएगा, वह शराब कैसे पिएगा, ये मन ही मन सोचती रहती है। इसीलिए उसने इतना कठिन कार्य किया, सिलाई का रात रात भर जाग जाग करके कार्य किया, और उसके बदले में जो रुपये मिले उसको उसने अपने पति शंकर को मनी ऑर्डर कर दिया। तो जैसे ये बात सुनी, रटे हुए वाक्य की तरह वह बोला और कागज़ उसे आनंदी की ओर बढ़ा दिया। रसीद 20 रुपये? आश्चर्य से किष्णु ने कहा कि अरे किस रसीद की बात कर रहा है, किस 20 रुपये की बात कर रहा है? और आनंदी के उठे हुए हाथों को पीछे छोड़कर उसने लड़के से हाथ से रसीद ले ली, लड़के के हाथ से वो रसीद ले ली। किसने ले ली? किष्णु ने, जो लड़के से जो है हाथ में रसीद ले ली उसकी। वह 20 रुपये के मनी ऑर्डर की रसीद थी। वह रसीद क्या थी? 20 रुपये की मनी ऑर्डर की रसीद थी। मनी ऑर्डर शंकर के पास भेजा गया था। वो मनी ऑर्डर किसके पास भेजा गया था? शंकर के पास। किष्णु ने आनंदी की ओर देखा, किष्णु ने आनंदी की ओर देखा। लड़का लौट रहा था, पर जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया हो, वह फिर मुड़ा। लड़का घर से जा रहा था, इतने में ही
उसे फिर कुछ याद आया उस लड़के को और फिर मुड़ा। अम्मा ने कहा है आपका सारा हिसाब साफ हो गया है नानी जी। अम्मा ने ये कहा है कि आपका सारा हिसाब साफ हो गया यानी पूरा हो गया है। और वह दौड़ कर गया। आनंदी की अपराधी नजरें एक क्षण को किस्नू से मिली। एक बार आनंदी ने अपने पुत्र की ओर देखा और फिर नीचे झुक गई। ऐसा ही था तो तू मुझसे कह देती माँ। किस्नू ने कहा ऐसा ही था माँ, तुझे रुपए भेजने थे तो तू इतना क्यों कठिन काम किया, मैं खुद भेज देता। तो ऐसा ही था तो तू मुझसे कह देती माँ। रात दिन जुट कर सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसे सिलाई कार्य करके पैसे कमा करके अपने पिताजी को भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं ही भेज देता। और आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। और आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग प्यारे विद्यार्थी इस कहानी का। वह आनंदी अपने रह करके अपने पति को याद कर रही है। भले ही वह उसका कितना अत्याचार उस पर करता था, वह उस अत्याचार को सहन कर लेती, उस भूख प्यास को वो सहन कर लेती थी। और वह ऐसा ही कार्य वह घर पर गांव में भी करती थी। और काम गांव में सिलाई का कार्य करके, बुनाई का कार्य करके 2 पैसे जो कमाती थी वह उस पति को देती थी, उसे खुश रखती थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों एक पतिव्रता नारी का यूँ कह सकते हैं, या भारतीय आदर्श नारी का जो अपने पति को ही सब कुछ जो मानती है, इतना अत्याचार सहन करने के बाद में भी वह आनंदी जो अपने पति के बारे में ही सोच रही है, इतनी सुख सुविधा से अपने जीवन को बिता रही है, फिर भी रह करके अपने पति शंकर की याद उसको आ रही है। किस प्रकार से वह खाता होगा, किस प्रकार से रहता होगा, किस प्रकार से वह शराब पीता होगा, क्या कैसे रह रहा होगा। इस तरह से रह करके वह सोच रही थी कि वह मेरा पति वो कमाता तो कुछ है नहीं, और वह कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से शराब पिएगा। तो इसीलिए उसने मेहनत करके, मजदूरी करके, जो सिलाई बुनाई का कार्य करके जो 20 रुपये जमा किए थे, कमाए थे, वो उसने मनी ऑर्डर कर दिए अपने पति के लिए। तो इस प्रकार से बड़ी आदर्श कहानी है नशा, मन्नू भंडारी जी की बहुत अच्छी कहानी है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित नशा। और आशा करता हूँ ये कहानी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसीलिए इस कहानी को आप पुनः वीडियो देख करके ठीक से समझ लीजिएगा। और इसमें आनंदी का चरित्र चित्रण कई बार पूछा जाता है, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।